अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कैसी जा रही है आपकी तैयारी। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। अगर अभी तक आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है पाकिस्तान अफेयर्स की तो लाजमी उसको जाके देखें। उसमें मैंने मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया कि मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में किस तरह से रहा। मुजद्दिद अली अफ़सानी से लेके शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान और टिल द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, मैंने तमाम जो चीज़ें ना मुस्लिम्स के इन्फ्लुएंस की वो डिटेल में डिस्कस की हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। बेसिकली ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड तो है ही, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा अहम है। बेसिकली क्वेश्चन ये आया था पास पेपर के अंदर कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेस करती है इमोशंस के ऊपर, वो रैशनल नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो बेस कर रही है इमोशंस के ऊपर। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो दुनिया की तमाम कंट्रीज हैं उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, मेरे पास पास पेपर का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि एवरी स्टेट डिजाइन इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन नेशनल इंटरेस्ट, रिजेक्टिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। व्हाई डिड पाकिस्तान प्रेफर इमोशंस, फीलिंग्स एंड आइडियोलॉजी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, आल्सो एनालाइज इट्स इंपैक्ट्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन को जिस तरह हम करते आ रहे हैं ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे आप देखेंगे। पहली बात में वो हमें एक बात बता रहा है, पूछ नहीं रहा, बता रहा है, और दूसरे स्टेटमेंट में वो हमें वो पूछ रहा है, ठीक है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट में। अब हम पहली बात को समझते हैं कि वो हमें बताना क्या चाह रहा है। भाई वो हमें बताना चाह रहा है कि देखिए, पहली स्टेटमेंट में हमें कह रहा है कि जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंड करती है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, जिसके अंदर वो फीलिंग्स को और इमोशंस को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात करें आप। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ले लें इस वक्त चाइना की और इंडिया की। चाइना और इंडिया का बॉर्डर क्लैश हमेशा चलता रहता है, स्टार्ट से है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे कि उनका चाइना और इंडिया का ट्रेड आपस में बहुत ज्यादा अरबों के अंदर है, ठीक है। सेम इज द केस विद चाइना एंड ताइवान। ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है, लेकिन ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री कहता है, ठीक है। लेकिन स्टिल उन दोनों का क्लैश के बावजूद आपस में उनका ट्रेड बहुत ज्यादा है। इमोशंस के ऊपर उनकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी आप एग्जांपल ले लें इस वक्त चाइना की और अमेरिका की। आपको पूरे वर्ल्ड में इस वक्त जो चीज नजर आती है वो है चाइना का और चाइना और यूएसए का आपस में कोल्ड वॉर, मतलब काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। लेकिन स्टिल उनका ट्रेड आपस में बिलियन डॉलर्स के अंदर है। तो ये चीज हमें जो है ना वो शो करती है कि जनाब दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं किस बना पर, वो नेशनल इंटरेस्ट की बना पर बनाते हैं, ठीक है। उसमें उनकी फीलिंग्स नहीं होती हैं, उनके इमोशंस पसे पर्दा होते हैं। ये वो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है। दूसरी स्टेटमेंट में वो हमें कह रहे हैं कि व्हाई डिड पाकिस्तान प्रेफर इमोशंस, फीलिंग्स एंड आइडियोलॉजी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। तीसरी में वो बात कर रहे हैं कि पहले आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, आइडियोलॉजी पे डिपेंडेंट क्यों है। तीसरी वो बात कर रहे हैं कि उसके इंपैक्ट्स क्या निकलते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ आ गई है। तो जनाब अब उसने पूछा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंडेंट क्यों है आइडियोलॉजीज के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। तो भाई सिंपल सी बात है ना, हमारा जो कंट्री की बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वही रिलीजन के ऊपर है। हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो 1949 के अंदर पेश की गई लियाकत अली खान की तरफ से, वो क्या थी कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ठीक है। तो हमने जब सोवरेनिटी अल्लाह अलमाइटी को दे दी तो हमारी आइडियोलॉजी, हमारी इमोशंस, हमारे फीलिंग्स तो अपने आप नजर आएंगे ना, हमें हमारी हर पॉलिसी के अंदर नजर आएंगे। एक ये बहुत बड़ा रीजन जो है ना वो रीजन है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे मतलब जो मैं कंसिडर करता हूं वो ये कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना उनको जबरदस्ती इलिटरेट रखा जाता है। दे आर अनएजुकेटेड, बेसिकली दे आर नॉट अनएजुकेटेड, उनको अनएजुकेटेड रखा जाता है, ठीक है। इसलिए रखा जाता है ताकि वो क्वेश्चन रेज ना कर सके, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटलाइन के अंदर जाके कि और मजीद क्या क्या रीजंस हैं और इसके इंपैक्ट हमारे पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या आते हैं। तो जनाब आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है, तो अब हम आउटलाइन की तरफ आते हैं। आउटलाइन में सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आपने बताना है सबसे पहले जो उसने पूछा है कि एवरी स्टेट डिजाइन इज फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने बताया कि जनाब कि फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज बेस होती है किसके ऊपर, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, रादर देन इमोशंस। एग्जाम्पल मैंने दे दी। एग्जाम्पल मैंने 3 केस स्टडीज जो है ना इसके अंदर डिफरेंट तरह से बयान की है। मैंने बताया इंडिया और चाइना के बारे में, इनका आपस में बॉर्डर क्लैश है, ठीक है, लेकिन स्टिल 1962 की इनकी वॉर भी हुई आपस में, लेकिन स्टिल भाई आपस में ट्रेड बहुत ज्यादा है, बिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर है। एग्जाम्पल दी मैंने टर्की की और यूएसए की, बहुत ज़्यादा ट्रेड है, लेकिन टर्की जो है वो जब से तैयब दुकान आए हैं वो यूएसए को धमकियां देते रहते हैं किसी न किसी अंदाज में, दबेल अल्फाजों में, जिस तरह आज वो इसराइल को भी दे रहे हैं, लेकिन स्टिल वो मतलब इसराइल की एम्बेसी तो एग्जिस्ट करती है ना भाई वहाँ पे। तीसरी एग्जांपल दी मैंने चाइना की और ताइवान की, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि इनका ट्रेड ऑलरेडी इन बिलियंस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है,
लेकिन स्टिल आपस में जो है वो इनका क्लैश भी चलता रहता है। जिस तरह आपने देखा पिछले साल के नैन्सी पेलोसी ने जब विजिट किया था ताइवान का, तो एक जनाब उसे हम क्या क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जनाब कि क्लैश ऑफ टाइटन जो है ना वो ताइवान के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब दूसरी उसने बात की कि हमारे जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो प्रेफर करते हैं इमोशंस को, आइडियोलॉजीज को, फीलिंग्स को। वाई? ठीक है, तो हमने बताया है कि वाई पाकिस्तान इज शैकल्ड इन इमोशंस एंड अनएबल टू फॉलो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। मैंने आगे रीजन बता दी। सबसे पहले मैंने बात की कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन रिलीजन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जनाब क्या थी, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम इंडिया सिंस इंसेप्शन। जब पाकिस्तान बन गया तो हमारा सबसे पहला जो क्लैश हुआ 1948 के अंदर वो हुआ कश्मीर वाली साइड पे इंडिया से। तो जब से पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है, जब से इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है, तब से आप देखेंगे कि पाकिस्तान को हमेशा से एक थ्रेट रहा है। किस चीज़ का थ्रेट रहा है? उसको ये थ्रेट रहा है कि कहीं इंडिया हमारे पे ऊपर कब्जा ना कर ले। और आप देखेंगे इसी सिलसिले में जब वो 3 वॉर्स होती हैं, बल्कि 3 से ज़्यादा हो चुकी हैं, और जो छोटी मोटी झड़पें हैं वो ज़्यादा चलती रहती हैं। और इसी थ्रेट की वजह से हमें अपने बच्चों को, अपनी 3 नस्लों को ये पढ़ाना पड़ा, और अभी तक हम पढ़ा रहे हैं कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और हमने एटॉमिक पावर उसी की वजह से बने हैं। और ठीक है भाई, एटॉमिक पावर हम उसकी वजह से ही बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, अगर एटॉमिक पावर पाकिस्तान ना होता तो शायद ये वीडियो भी ना बना रहा होता मैं, बस सीधी सी बात है। लेकिन अब ये देखें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तो पहले दिन से ही डिपेंडेंट होगी ना। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ा कि अगर हमारा कोई दुनिया में दुश्मन है तो वो इंडिया है, और हमें हिंदुओं से नफरत करना जबरदस्ती सिखाया गया, हमारे सिलेबस के अंदर वो शामिल कर दिया गया, हमारा ब्रेन वॉश किया गया इस बारे में कि इंडिया वाकई में हमारा बहुत बड़ा जो है ना वो कोई ईवल किस्म का एनिमी है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे, पॉलिटिकल एलीट्स एंड मीडिया प्लेड रिलीजन कार्ड एज प्रोपेगेंडा। इसकी मैं आपको जितनी एग्जांपल्स दूं उतनी ही कम है कि पॉलिटिकल एलीट्स ने और मीडिया ने हमेशा से रिलीजन का कार्ड प्ले किया। और वो आपने देखा ना, वो अभी तक लेटेस्ट एक वीडियो आई थी, आई थिंक 1-2 साल पहले, वो इस्लामिक टच वाली है। तो बहरहाल बात ये कर रहा हूँ, सिर्फ इमरान खान साहब ने इस्लामिक टच नहीं दिया। आप नेम द पॉलिटिशियन यार, नेम द जनरल एंड नेम दी सो कॉल्ड मुल्लास जिन्होंने इस्लाम का झूठा नाम लेके और जनाब वो उसको प्ले नहीं किया, रिलीजन का कार्ड नहीं प्ले नहीं किया। नेम द जनरल्स। ज़ियाउल हक ने यहाँ पे क्या किया? अपने हुकूमत को तूल देने के लिए इस्लामाइजेशन ही तो की है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर जनाब 2 किताबें मेंशन करनी है, एक है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज, और आपने एक और किताब मेंशन करनी है, वो है द जर्नी टू एक्सट्रीमिज्म बाय इफ्तिखार अब्बास साहब। ठीक है, आपने बताना है कि भाई ज़िया ने इस्लामाइजेशन क्यों की? अपने मकासद को तूल देने के लिए, अपना जो मार्शल को तूल देने के लिए। यही चीज़ जो थी अयूब खान ने भी की, यही चीज़ भुट्टो ने भी की, यही चीज़ ज़िया ने भी की, यही चीज़ नवाज शरीफ ने भी की, यही चीज़ जरदारी ने भी की, यही चीज़ इमरान खान ने भी की है, और यही होता रहा है और यही होता रहेगा। क्यों? सबसे बड़ी रीजन यह है कि हमारे यहाँ के लोग अनएजुकेटेड हैं। जब आप कुरान पाक अहादीस को मुल्लास के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर यही होगा। जब हमसे खुद स्टडी नहीं करेंगे तो हमारे साथ फिर यही मसाइल झेलने पड़ेंगे और यही मसाइल हम झेलते रहेंगे। अगर आपको थोड़ा सा वक्त याद हो तो आपको ये चीज़ लाजमी याद होगी कि जब भुट्टो के खिलाफ एक तहरीक आई थी पाकिस्तान के अंदर, तो उसको इस्लामिक जिहाद का नाम दे दिया गया था, जिसमें तमाम जमातें थी, जिस तरह आज वो इमरान खान के खिलाफ है उस तरह भुट्टो के खिलाफ थी, और उसे इस्लामिक जिहाद का नाम दे के जनाब उन्होंने इस्लाम की जो हुकूमत थी ना, वो भुट्टो की हुकूमत को उसको निकाल दिया, और उसके जनाब उसके सिलसिले में वापस कौन आ गए? ज़िया साहब आ गए, और ज़िया साहब ने कहा कि हम जो है ना इस्लाम को नाफिज करेंगे, और इस्लाम को नाफिज वो करते रहे और अपनी हुकूमत को भी तूल देते रहे, और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी थी वो बाय बाय होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे जो ज़िया ने इस्लामाइजेशन की पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह की थी। वो सिर्फ एक सेक्ट को जो है ना उसने परवान चढ़ाया, और वो था वहाबी सेक्ट। उसका रिजल्ट ये निकला जनाब कि शिया सुन्नी के फसादात जो थे ना वो पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियनिज्म आ गया। पहले हमारे यहाँ गन कल्चर नहीं था, और वो फिर आया क्योंकि पाकिस्तान ने सो कॉल्ड जिहाद के अंदर अफगानिस्तान में पार्टिसिपेट किया, और ज़िया साहब ने यह कह के पार्टिसिपेट किया कि हम तो जिहाद लड़ेंगे और जहाँ से पाकिस्तान से जो जाएगा वो मुजाहिदीन होगा। ये बहुत बड़ा लॉलीपॉप था जो ज़िया ने दिया, और शायद अब भी ये चीज़ें ना ये इस तरह की हमें जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है वहीं पे इस तरह की चीज़ें हमें आज भी देखने को नजर आती हैं। आगे आते हैं, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज आर इलिटरेट, अनएजुकेटेड एंड अनएबल टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड अफेयर्स। बिल्कुल, अब आप देखें ना यार, आज से पहले जब सीएसएस में आप नहीं आए थे उससे पहले आपको कितना का पता था वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, और हम जो है वो इसराइल को कबूल करते हैं या क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, और जो सऊदी है वो इसराइल को कबूल क्यों कर रहे हैं, ये फॉरेन पॉलिसी किस तरह से एग्जिस्ट करती है, और हमें किस तरह से फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। आपको पता था? नहीं पता था भाई, मुझे भी नहीं पता था, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सबसे बड़ा जो हमारा मसला है ना वो ये है कि हमारी लोगों को
अनएजुकेटेड रखा जाता है। मैं ये नहीं कहता वो अनएजुकेटेड हैं, मैं ये कहता हूँ उन्हें रखा जाता है, ज़बरदस्ती रखा जाता है। आज भी अगर आप सिंध में जाएं, आप बलूचिस्तान में जाएं, आप नॉर्थ पाकिस्तान में जाएं, तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि हमारे यहाँ के लोग, वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे इस तरह के स्कूल्स हैं कि उनमें ग्रूमिंग, अल्लाह माफ़ी दे, कि उनमें आपका जाने का दिल न करे यार, ग्रूमिंग की बात कर रहे हो आप, उसमें क्या ग्रूमिंग होगी। सिर्फ एक लाहौर की डेवलपमेंट, कराची की डेवलपमेंट, फैसलाबाद या इस्लामाबाद की डेवलपमेंट, पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट हरगिज़ नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आप इंशाल्लाह CSS करके मैदान में आ जाए तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट है, सिर्फ बड़े शहरों की डेवलपमेंट, पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट हरगिज़ नहीं है। अगर आपने साउथ पंजाब का जितना एजुकेशन का पैसा था वो उठा के मेट्रो ट्रेन पे लाहौर में लगा दिया है और आप ये कह रहे हो कि हमने तो पंजाब को बहुत तरक्की दी है, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं ना, तो वो क्या तरक्की होगी भाई। आपने डेरा गाजी खान का, मुल्तान का, डेरा इस्माइल खान का सारा एजुकेशन का पैसा मेट्रो पे लगा दिया और आप कह रहे हो हमने पंजाब को तरक्की दी है। सुभान अल्लाह वैसे आपके, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ के लोगों को अनएजुकेटेड रखने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब वो वोट कास्ट करें तो वो बरादरी सिस्टम पे हो, वो इस बात पे वोट कास्ट करें कि जनाब ये तो हमारा चौधरी है, ये तो हमारा फ्यूडल लॉर्ड है, वो इस बात पे वोट कास्ट करें। और आज भी अगर आप देखें सिंध के अंदर जाएं, बलूचिस्तान के अंदर जाएं, नॉर्थ पाकिस्तान के अंदर जाएं, तो यही चीज़ें हमें एग्जिस्ट करते नजर आती हैं। ठीक है, तो अनएजुकेटेड ये एक मैं आपको बताऊं, ये एक प्रोपेगेंडा है एलीट क्लास का, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि इन लोगों को लाजमी अनएजुकेटेड रखो। अंग्रेजों ने भी तो यही किया ना यार। सर सैयद अहमद खान आए, उनका भला हो, उनको जितना उनको सल्यूट किया जाए उतना कम है कि उन्होंने जनाब बताया कि नहीं दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे हमवतनों, तुम लोगों ने अंग्रेजों की तालीम सीखनी है ताकि तुम उनका मुकाबला कर सको। हम तो आज मतलब मुकाबला तो दूर की बात है, हमारी एजुकेशन इस तरह की है कि मतलब आज कौन ऐसा बच्चा है जनाब, कौन ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर दाखिला करवाना चाहते हैं? नो वन। चौथे पे हम बात करते हैं इंपैक्ट्स के बारे में। इंपैक्ट्स जो है ना, इंपैक्ट्स ऑफ प्रेफरिंग इमोशंस, फीलिंग्स एंड आइडियोलॉजी इन फॉरेन पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। उसके इंपैक्ट्स क्या निकलते हैं मैंने बताए हैं। इंपैक्ट्स 4 मैंने इंपैक्ट्स बताए। सबसे पहले मैंने बताया कि जनाब 1947 में जो पाकिस्तान, सिंस 1947 पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज नॉन स्क्रिप्ट। नॉन स्क्रिप्ट का मतलब यह होता है कि जो लिखी नहीं गई है कि हमारी क्या आइडियोलॉजी है। अगर मैं ये बात करने लगा हूं तो आप ये बात सुन के यकीनन अपने दिमाग को एक दफा पकड़ेंगे कि क्या बात कर दी। तो जनाब मैं आपको बताता हूं छोटी सी बात कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो एक जो बच्चे थे वो नारा लगाते आ रहे थे कायद-ए-आज़म के पास के जनाब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कायद-ए-आज़म पता क्या कायद-ए-आज़म ने कहा स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग, आई नेवर सेड इट कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा गौर से पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे इस बात के ऊपर कि जब पाकिस्तान बन गया तो इसकी आइडियोलॉजी जाहिर ही नहीं हो पा रही थी। जो एक सेक्ट था वो ये कह रहा था जनाब कि हमने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर सेकुलर बनाना है। एक सेक्ट ये कह रहा था कि हमने पाकिस्तान को थियोक्रेटिक स्टेट बनाना है, जो कि आज ईरान है, जो कि मुकम्मल तौर पर इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करेगा। हम इन दोनों कश्मकश में मुब्तला थे। इसे बोलते हैं नॉन स्क्रिप्ट, कि हमारी आइडियोलॉजी मुकम्मल तौर पे डिफाइन ही नहीं थी। जिस तरह से इंडिया डिफाइन हो गया ना, इंडिया ने जैसे आज़ादी ली उसने कहा जनाब हमारी जो हमारा जो आइडियोलॉजी है ना वो सेकुलर होगी इस कंट्री की। जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, जो मतलब कोई भी रिलीजन इसके ऊपर गवर्नमेंट के अंदर इंटरवीन नहीं करेगा गवर्नमेंट के मामला पे। लेकिन पाकिस्तान तो स्टार्ट ही से जनाब वो दो कश्तियों का मुसाफिर हो गया। एक सेकुलर को लेके जाना चाहते थे और दूसरी तरफ वो थे जो कि रिलीजन का कार्ड प्ले करना चाहते थे। तो इसे बोलते हैं नॉन स्क्रिप्ट। दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट यह है कि इंडिया जो है वो हमारा एक परमानेंट एनिमी बन गया। जब हमने फॉरेन पॉलिसी को जनाब दिखा दिया, अपने बच्चों को ये पढ़ा दिया कि इंडिया से बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है, तो अब तो डेफिनेटली नहीं यार, फिर तो इंडिया दुश्मन हमारा बनेगा ना, परमानेंट बनेगा ना फिर तो। तीसरी चीज ये हुई कि पाकिस्तान हैड बिकेम अ विक्टिम ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स। बिल्कुल, देखें अगर एक बंदे को यही नहीं पता कि उसने किस रास्ते पर जाना है तो फिर वो बिग पावर्स का, वर्ल्ड पावर्स का, उनकी जो प्रॉक्सीज हैं उनका पार्टिसिपेंट तो लाजमी बनेगा ना। उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान को यही नहीं पता था कि भाई, हमारे एलीट्स कल्चर को यही नहीं पता था कि हमने अमेरिका का साथ देना है या हमने अपने एशिया में रशिया का साथ देना है। इसका नतीजा ये हुआ कि हमने जब अमेरिका का साथ दिया तो हमें प्रॉक्सी वार का पार्ट बनना पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि आज भी पाकिस्तान उस चीज का खमियाजा भुगत रहा है। जो 1980s के अंदर हमने मिस्टेक की थी, ज़िया ने वो हरकत कर डाली पाकिस्तान के लिए कि जिसका नतीजा मतलब आप तो इस शहर में बैठे हैं ना, आपको शायद ना अंदाजा हो। अगर आप कराची में रहते हो, अगर आप रहते हो वजीरिस्तान वाले इलाके में, अगर आप रहते हो मालाकंड वाले इलाके में, अगर आप रहते हो मानसेरा वाले इलाके में, तब आपको रियलाइज होगा। अगर आप गिलगित में रहते हो तब आपको रियलाइज होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, किस इंटेंसिटी के साथ वहां पे जो है ना वो जिहाद के नाम पे कितना जो है बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। और आज भी वहां पे लोग स्टेबल नहीं हो पाए हैं। आज भी वहां की इकोनॉमी बेड़ा गर्क है। तो ये चीजें होती हैं जनाब के जो
बड़े कल्चर जो होता है ना, जो बड़े लीड्स जो होते हैं, वो एक मुल्क का फैसला कर जाते हैं और उसका खमियाजा फिर आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है। जब हमने अपनी आइडियोलॉजी बना ली जनाब सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, तो हमने तो फॉरेन पॉलिसी अपनी ऑलरेडी जो है वो जनाब डिपेंडेंट कर दी ना। सो पाकिस्तान लूज द ऑप्शन ऑफ न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा ना इसका इंट्रोडक्शन पढ़ के बताता हूँ, ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, अब देखें। ओके, in the current world of international relations, there is no permanent enemy and there is no permanent friends. बिल्कुल ठीक है. What matters is only the interest. For instance, Japan was attacked by atom bomb, but now it is in very good terms with the United States of America. America, in its national security strategy, openly said China is our new rival, but the trade between two countries is in multi-billions. ठीक है. So in the case of Pakistan, since inception, its political elites unable to define its true ideology. Quaid-e-Azam never spotted a theocratic state, but other religious politicians never wanted it to be a secular state. यही सबसे बड़ा मसला रहा. Moreover, majority of its population are compelled to be uneducated by feudal lords. मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा था कि uneducated रखा जाता है, uneducated है नहीं. Are compelled to be uneducated by feudal lords and political elites. Therefore, they are unable to understand world affairs and world politics. Thus, run by their emotions. जब आपको एक चीज का पता नहीं होगा तो फिर तो आप रैशनल तो नहीं ना होकर सोचेंगे, फिर तो आप अपने इमोशंस के ऊपर चलेंगे. So, having given the facts, the impacts of this dependent policy proved disastrous. Pakistan's second largest border sharing neighbor has become its permanent enemy. Yes, I'm talking about India. So it has become a victim of proxy wars. With not having balanced approach, Pakistan loses the option of neutral decision in its foreign policy.